सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर दिया था और आज हम आगे देखने वाले हैं इसमें। और इसमें मैं वेव वाले चैप्टर को मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो इसके साथ बीच में वेव भी आ जाएगा, तो वेव मिक्स है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन में। When a particle executing SHM passing through the mean position, ठीक है। जब हमारे पास एक पेंडुलम था, ठीक है, पेंडुलम था हमारे पास, ठीक है। ये यहां से यहां मूव करता है और ये यहां से यहां मूव करता है। इस वाली पोजीशन को हम क्या बोल रहे थे? मीन पोजीशन। क्या बोल रहे थे? मीन पोजीशन, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। When object executing SHM passing through the mean position, तो क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले तो नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, हमने ये नहीं बोला था पिछली बार। तो नीचे लगेगा mg, है ना। इस तरफ लगेगा टेंशन T। फिर अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ठीक है। mg का ये वाला कंपोनेंट इस तरफ जो आएगा mg sin थीटा होगा, ठीक है। ज्यादा ये देखना नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर फोर्स कितना होता है? जीरो। मेन पोजीशन पर फोर्स कितना होता है? जीरो। जब ये बीच में आ जाएगा तो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट जीरो, है ना, और mg sin थीटा वाला कंपोनेंट भी जीरो। तो फोर्स इस तरफ कौन सी लग रही है? mg sin थीटा। इस तरफ फोर्स कौन सी लग रही है? mg sin थीटा, ठीक है। दूसरा है एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने बताया था जब ये उधर जाएगा, जब ये और फिर जब इधर आएगा, तो इस वाले पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है। पहले भी बात कर चुके हैं इस पे हल्की, ठीक है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। अब अगर v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी यहाँ पर, क्योंकि अगर h हाइट तक जाता है उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो h हाइट तक इसको जाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मेन पोजीशन पर कितनी होगी? मिनिमम। क्यों? क्योंकि इस वाली पोजीशन पर हाइट कितनी अचीव करी इसने? जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास एंड पोजीशन पे। कहां पे? व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज एट द एक्सट्रीम एंड पोजीशन। तो एक्सट्रीम एंड पोजीशन कौन सी थी हमारे पास? ये हमारी मेन पोजीशन थी, ये वाली हमारी एक्सट्रीम एंड, और एक इस तरफ वाली एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ये दोनों हमारी कैसी पोजीशंस थी? एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम, ठीक है। ये दोनों पोजीशन हमारी एक्सट्रीम थी। अब यहां पर क्या होता है? फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा? mg sin थीटा। mg sin थीटा लगेगा, है ना। अभी पिछले उसमें हमने करा mg sin थीटा, इस तरफ फोर्स लगेगा, तो इस तरफ फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। इसके बाद वेलोसिटी इज जीरो। तो मैंने ये बताया था कि जब यहां पर आएगा तो हल्के थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर उसके बाद मतलब इतनी देर के लिए भी नहीं रुकता, पर यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। 1/2 mv²। तो v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हमारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब देखो यहां पर ये कुछ हाइट पर तो है, हल्की सी हाइट इसने अचीव करी है, पर मीन पोजीशन के मुकाबले जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा इस एक्सट्रीम एंड पर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फोर्स की वैल्यू क्या
और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या, तो एक्सट्रीम एंड पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो आप इजिली कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है सेकंड पेंडुलम इज वन whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो हमारे पास एक पेंडुलम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। फिर से फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है एनडीए का, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन है। सेकंड पेंडुलम इज वन whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो आपको सीधे पूछ लेगा कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड। समझ में आया? टाइम पीरियड तो मैंने पिछली बार बता दिया था। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, T = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। और यहां पर आपको साफ दिख रहा है, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 84.6 मिनट्स। सॉरी, हाँ, मिनट्स। किसके लिए होता है, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है जिसकी जो स्ट्रिंग है वो बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, कितनी है, इनफाइनाइट, तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स। ठीक है, ये कैसे आया होगा, यहां से t की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 2 पाई, l की वैल्यू रख दो, इनफाइनाइट अपॉन g, तो यहां से आई होगी वैल्यू। ठीक है, 84.6 मिनट्स। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होती है तो 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद अ पेंडुलम क्लॉक गोज स्लो इन समर एंड फास्टर इन विंटर। तो हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक होती है, वो स्लो हो जाती है कब, समर्स में। तो समर्स में क्यों हो जाती है स्लो, किसकी वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। जैसे यहां पर मैं समझाता हूं, हमारे पास एक क्लॉक है, पेंडुलम मतलब पेंडुलम है। ठीक है, समर की बात कर रहा हूं मैं। अब समर होगा तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें वो एक्सपैंड कर जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, जो स्ट्रिंग है हमारी वो एक्सपैंड कर रही होगी। एक्सपैंड होने से क्या हो रहा होगा, लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, हल्की सी लेंथ बढ़ जाएगी। जब हल्की सी लेंथ बढ़ जाती है, तो जब लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से समर में क्या हो जाता है, ये क्लॉक हो जाती है स्लो, क्योंकि टाइम पीरियड अब बहुत ज्यादा लग रहा है ना। ये किसकी बात कर दी हमने, समर की। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास और फास्ट हो जाती है विंटर में। विंटर में फास्ट हो जाती है, इसका क्या मतलब है, तो हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया, यहां पर होता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी, पहले इतनी थी फिर बाद में कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो फिर ये फास्ट होने लग जाएगा, है ना। 1 मिनट में ये पहले 60 बार घूमता था, अब 59 बार घूमेगा, है ना, मतलब 1 सेकंड में कमी आ जाएगी। और यहां पर क्या हो रहा था, 1 मिनट में ये 60 बार हिलता है, तो अब 61 या 62 टाइम्स घूमेगा, क्योंकि लेंथ अब बड़ी हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इसमें है। थोड़ी और देखते हैं, एक और है, when a particle return to the starting point its average velocity is 0 and its average speed is not 0। ठीक है, देखो अब अगर हमने एक पेंडुलम बनाया, ये यहां से यहां गया, फिर यहां से घूम करके यहां आएगा, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। यही सिंपल पेंडुलम में होता है।
तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना, इधर से घूम करके फिर से अपनी जगह पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पर इसके लिए स्पीड कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इसके लिए 0 होगी, है ना, 0 की होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। ठीक है, तो ये बात भी यहां पर ध्यान रखनी है, वर्ड प्रॉब्लम में ये पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है वेव। तो वेव हमने यहां से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वेव क्या होता है, अ प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। क्या होता है, पॉइंट्स का डिस्टर्बेंस होता है। जैसे हमारे पास ये मीडियम है और मीडियम के ये पार्टिकल्स है। ठीक है, ये मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, मतलब ये दो पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये इससे टकराएगा, फिर ऐसे टकराते टकराते ये आगे चलता जाएगा। तो यहां पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टर्बेंस। क्या ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टर्बेंस। और वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर ट्रांसफर नहीं होता। जैसे एक रस्सी में ले लू सीधी, उसमें मैं ऐसे एक बम्प बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एनर्जी ट्रेवल कर रही है ना, एक पॉइंट से एनर्जी या डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, पर मैटर तो अपनी जगह पर है ना। जैसे ये हमने रस्सी बनाई और इसमें मैंने ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये ऐसे नीचे, फिर ऐसे, पर जो यहाँ पर मैटर है वो तो नहीं जाएगा। ये जो पार्टिकल्स होंगे ये बस ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे, मैटर थोड़ी जाता है आगे, डिस्टर्बेंस आगे जाता है। ठीक है, तो वेव किसको बोलते हैं, अ प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो वहां पर मैटर ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पल्स क्या होता है, अ सिंगल ब्रीफ डिस्टर्बेंस और शॉर्ट ट्रेन ऑफ वेव दैट मूव थ्रू अ मीडियम और स्पेस। ठीक है, तो पल्स क्या होता है, एक सिंपल सा डिस्टर्बेंस, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस, अ शॉर्ट ट्रेन ऑफ वेव। ठीक है, शॉर्ट ट्रेन ऑफ वेव, अ सिंगल ब्रीफ डिस्टर्बेंस, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने एक रस्से में हल्का सा ये कर दिया, तो इसको क्या बोल देंगे, पल्स। ठीक है, तो आई होप आपको वेव समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वेव कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। तो वेव आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। पहला टाइप होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव्स होती हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विद इन दैट मीडियम। और जो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस को ही आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, पार्टिकल ही आगे आगे क्या बढ़ा पाएंगे, डिस्टर्बेंस को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैकेनिकल जो हमारे पास वेव होती है, वहां पर क्या चाहिए होता है, मीडियम। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दीज वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। इनको क्या जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है। एंड कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो ये यहां पर क्या कर रहा है बस ये सिंपल याद रखने के लिए आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और या फिर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ठीक है, किसकी तरफ है, हमारे पास नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। और प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रहा है इस तरफ। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरफ, वेव इस तरफ चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही कर लेते हैं, इनवर्ड कर लेते हैं, बाहर की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे, और वेव जा रही है ऐसे। ठीक है तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मैं वेव हूं और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है, यहाँ पर बस ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ना, ये बी इस तरफ है और वेव इस तरफ आ रही है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इस तरफ से वेव जा रही है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। बस यही यहां पर चेक करना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका लाइट, एक्स रेज हो सकता है और गामा वेव्स हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे। और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये जितनी सारी वेव्स हैं ये कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। और मैकेनिकल वेव के अभी हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं, तो अभी एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होता है मैकेनिकल वेव आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेशन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। कुछ ज्यादा लैंग्वेज लिखी नहीं है, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। इसके बाद ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव होती क्या है ये देखते हैं। अगर हमारा प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, क्या क्या? प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रेस्ट एंड पीक्स थ्रू कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड एंड वन सरफेस टू लिक्विड, दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अभी देखो, तो हमारी ये वेव्स कैसे चलती हैं? ऐसे आगे चलेंगी और ये ऊपर नीचे, इनके पार्टिकल ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे इनके पार्टिकल्स होते रहेंगे और वेव आगे बढ़ती रहेगी। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स। क्रेस्ट और ट्रफ्स, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। स्पेलिंग देख लेना भाई, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। वेव ऐसे चल रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, दिखेगा ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी दिख सकता है, ऊपर नीचे पार्टिकल मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ वेव प्रोपगेट कर रही है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ये सॉलिड में और लिक्विड में चल सकती है, गैसेस में भी चल सकती है, ठीक है। दीज वेव कैन बी पोलराइज्ड। अब ये पोलराइज वाला टर्म हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं अगली स्लाइड में समझाऊं, हाँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट मैंने अगले उसमें समझाया है, तो ये मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है? दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ये वेव्स पोलराइज्ड हो सकते हैं। अब पोलराइजेशन होता क्या है अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसके एग्जांपल भी वही होंगे, एक लाइट हो सकता है, ठीक है। लाइट में भी क्या होता है? पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं और आगे की तरफ जाता है, ठीक है। लाइट ही इसका एग्जांपल है, ठीक है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एग्जांपल है। लाइट मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो लाइट इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? पैरेलल टू वेव डायरेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रेयरफैक्शन। तो यहां पर क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरफ होगा और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे इसी डायरेक्शन में, ऐसे पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे और प्रोपगेशन ऑफ वेव भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर से, अब यहां पर क्या होगा? जहां पर ज्यादा हाई प्रेशर होगा वहां पर ये वेव अच्छे से ट्रैवल कर पाएगी। जहां पर लो प्रेशर होगा, प्रेशर समझ में आ रहा है? मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव काफी अच्छे से मूव करेंगे, और जहां पर लो डेंसिटी होगी, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, तो वहां पर ये वेव, इसकी एनर्जी बहुत कम होगी,
ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। ठीक है, These waves cannot be polarized, और ये वेव पोलराइज्ड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और पोलराइजेशन हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा साउंड। ठीक है, साउंड हमारी कैसी वेव है? साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, मतलब इसके पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल जा भाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, तो पोलराइजेशन क्या होता है? डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ देयर ऑसिलेशन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। क्या बताती हैं ये? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ देयर ऑसिलेशन रिलेटिव टू द डायरेक्शन द वेव ट्रेवल्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, पोलराइजेशन सिर्फ किसमें होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन, और जो ये डेफिनेशन लिखी थी उससे तो आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो अब कैसे समझेंगे? हमारे पास लाइट होती है। ठीक है, तो लाइट हमारे पास होती है अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब चारों, मतलब सारी डायरेक्शंस में क्या करती है? वाइब्रेट करती हैं। लाइट चारों डायरेक्शन, सारी मतलब हर डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, लाइट सारी डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसे बना सकते हैं इसको, हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक पोलराइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोलराइड। पोलराइड क्या करता है? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है। ठीक है, तो यहां से ये अनपोलराइज्ड लाइट जाएगी। अब ये इस तरफ से है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये इस तरफ आने वाली लाइट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे इस तरफ ये है ऐसे सीधे तरफ, और ऐसे करके बीच में खाने हैं, तो जो इस तरफ आने वाले वाइब्रेशंस है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो इस तरफ वाले वाइब्रेशंस है बस वही बचेंगे। तो यहां पर जो अब लाइट आएगी बाहर, वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गई? इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इस तरफ वाले वाइब्रेशन, इस तरफ वाले, इस तरफ वाले, ये सारे वाइब्रेशन पोलराइड क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, और एक ही डायरेक्शन के लाइट को बाहर निकालता है। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through polaroid, it polarize in a one direction। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बस इतना सही है। और ये हो सकता है वाइब्रेट, ये पोलराइज हो सकता है। कौन सी वाली वेव की बात कर रहे हैं हम अभी? ट्रांसवर्स वेव में ये हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते हैं वेव प्रोपगेशन के। ठीक है, जैसे वेव प्रोपगेशन हम मान लेते हैं अंदर की तरफ हो रहा है, ऐसे इनवर्ड अंदर की तरफ, तो यहां पर पार्टिकल कैसे कैसे मूव करेंगे? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो सारे पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोपगेशन अंदर की तरफ, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इधर वाले भी परपेंडिकुलर। तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सारे डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। और ये किस में हो सकता है? बस ट्रांसवर्स में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो दूसरी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं। तो पोलराइज तो कैसे होगा ये? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें से जब हमने इसको पोलराइज किया तो इसके कौन से वाले कंपोनेंट कट गए? एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारे कट गए, और बस एक ही हमारे पास वाइब्रेशन बचा, और वो ये वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स वेव में भी होगा,
बस इसी में होगा ये। पोलराइजेशन कैन ओनली अकर इन ट्रांसवर्स वेव where oscillations are perpendicular to wave propagation, ठीक है, such as electromagnetic wave, light, radio waves, x-rays और some seismic waves, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हैं? लाइट है, रेडियो वेव है, एक्सरेज है, इनको हम पोलराइज कर सकते हैं। और कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सी वेव पोलराइज नहीं हो सकती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स where oscillations are parallel to the direction of propagation, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होता है oscillations भी। Such as sound wave is in a fluid, liquid or gas cannot be polarized because their motion is limiting to single dimension, ठीक है, एक ही डायमेंशन में क्या हो गया? लिमिट हो गया, along the direction of travel। तो जो ट्रेवल की डायरेक्शन है और जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही जो 1D में, एक 1 डायमेंशन में क्या हो गया? लिमिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। डायग्राम तो मैंने पिछले इसमें बना दिया तो इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, यानी वैक्यूम, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाए। इसका मतलब इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। रिक्वायर्स, डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, चलने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब जरा यूजेस देख लेंगे, क्योंकि यूजेस बहुत आएगा, है ना, वन वर्ड में, सॉरी, जब भी मतलब ऐसा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम आपके पास ज्यादा आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो वेव का यूज। रेडियो वेव का यूज क्या होगा? यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, ठीक है। रेडियो वेव किस में यूज होता है? ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन में, ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स किसके लिए यूज आती है? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई या सेलफोन्स। वाईफाई वाली जो रेज है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स, ठीक है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन ये आता है फेल्ट एज हीट, ठीक है, ये हमें गर्मी दिखा, मतलब गर्मी हमें लगती है इनसे, ठीक है। यूज्ड इन थर्मल इमेजिंग एंड रिमोट कंट्रोल, तो ये रिमोट कंट्रोल में यूज होता है और थर्मल इमेजिंग में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट किसके लिए आता है यूज? एक तो हम देख पाते हैं इसकी वजह से, सनलाइट जो होती है। द ओनली पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम विजिबल टू ह्यूमन आई इनकम्पासिंग कलर फ्रॉम रेड टू वायलेट। अब देखो हमारे पास ये जितनी भी वेव्स थी, ठीक है, ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हमें कौन सी वेव दिखाई देती है? बस ये विजिबल लाइट, विजिबल लाइट ही हम देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये कहां पर यूज होता है? यूज फॉर टैनिंग बेड्स, टैनिंग बेड्स, ठीक है। तो जैसे हमसे मतलब सनलाइट से जो हमें मतलब गर्मी महसूस होती है, वैसे ही महसूस कहां हो सकती है? टैनिंग बेड्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है? टैनिंग बेड में आपको समझा देता हूं। इसमें एक बेड बनाते हैं, मतलब एक बेड है, ठीक है, और ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आदमी लेट जाता है, ठीक है, इसके अंदर आदमी लेट जाएगा और लेटने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ में लाइट्स लगी होती है, और ये लाइट कौन सी लाइट एमिट करती है? अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। और जैसे सनलाइट की मतलब जब हम बीच के साइड में लेटे होते हैं उस टाइम पर जितनी भी गर्मी हमें महसूस होती है, लगभग सेम हमें यहाँ पर महसूस हो सकता है। टैनिंग बेड उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसइंफेक्शन, तो जो हमारे पास इन्फेक्शन हो जाते हैं कभी कभी बॉडी पे, तो ये उससे भी हटा, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी हम हटा सकते हैं। उसके बाद एंड बाय सम इंसेक्ट टू सी, तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज में ही देख सकते हैं, ठीक है। कैन कॉज सनबर्न, तो इसकी वजह से सनबर्न भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जब मतलब डिप्लीशन इन ओजोन लेयर में जब डिप्लीशन हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज बाहर आई, तो उसकी वजह से कई लोगों को सनबर्न भी हो गया था, ठीक है। सनबर्न मतलब सन की गर्मी से हाथ वाथ जल जाना, इतनी बुरी तरीके से नहीं जलता पर ठीक ठाक जल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरेज क्या कहाँ यूज आती हैं? तो ये आपको पता होगा, इमेजिंग, सिक्योरिटी, स्कैनिंग, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर। और कहां पर यूज होता है?
उसमें भी यूज होता है, मेडिकल में भी यूज होता है ये तो, ठीक है, तो वो मैंने लिखा नहीं शायद, ठीक है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, गामा रेज कहाँ होता है, द हाईएस्ट एनर्जी, गामा रेज के पास क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ये न्यूक्लियर प्रोसेस में निकलती हैं, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, तो यहां पर एक इसके लिए होता है कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी वेव यूज हो रही है, एक्सरेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और वेवलेंथ रेंज क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी रेंज और हमारे पास वेवलेंथ रेंज और डिस्कवरर, ठीक है, कि किसने खोज करी। तो सबसे पहले है गामा रेज, तो गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है ग्रेटर देन 10 टू द पावर 19, 3 इंटू 10 टू द पावर 19, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतना मतलब इससे बड़ी हो सकती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज से बड़ी जितनी भी हमारे पास वेवलेंथ की वेव्स होंगी उनको हम बोल लेंगे गामा रेज, और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10 टू द पावर -11 मीटर, 10 टू द पावर -11 मीटर। अभी जो ये गामा रेज एक्स रेज है, जब हम नीचे जाते हैं गामा एक्स और वायलेट अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट इनकी तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी, हमने क्या बोला था, न्यू बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। गामा से एक्स में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हमें दिखेगा और वेवलेंथ हमें इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो यहां पर गामा रेज की जो लेस देन 10 टू द पावर -11 मीटर वेवलेंथ इसकी होती है, डिस्कवरर थे इनके पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड, यहाँ पर ये डेट याद करने की जरूरत नहीं कि कब किया था, पर पॉल विलार्ड मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्स रेज, एक्स रे की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 16 से 3 इंटू 10 टू द पावर 19, तो इतनी होती है, तो कम हो गई फ्रीक्वेंसी, इसमें बोला था इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 टू द पावर -11 होना चाहिए था, यहाँ पर बोल दिया 10 टू द पावर -11 से 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। इसके बाद इनके जो डिस्कवरर है वो है विलियम रॉन्टजन, ठीक है, रॉन्जन, सॉरी टी यहाँ पर साइलेंट होता है, विलियम रॉन्जन। तो किसकी खोज, एक्सरे की खोज किसने करी, विलियम रॉन्जन ने। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इनके पास, इसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 से 3 इंटू 10 टू द पावर 16, तो फ्रीक्वेंसी घट गई, कितना था 16 था, अब कितना हो गया 14, तो इसके बीच में इसकी रेंज होती है, ये रेंज आपको हल्की हल्की ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 10 टू द पावर -8 मीटर से 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर की वेवलेंथ होनी चाहिए, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबल लाइट तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी थी, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 से 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 तक, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर से 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, तो वेवलेंथ हो गई इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी हो गई डिक्रीज। तो इनकी, इसकी खोज किसने करी थी, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिस्कवरर भी, वेवलेंथ भी और फ्रीक्वेंसी भी, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10 से 4 इंटू 10 टू द पावर 14, और वेवलेंथ होती है 7 इंटू 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -3 मीटर तक, तो वेवलेंथ हमारी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। इसके बाद इसकी जो खोज करी सर विलियम हर्कल, ठीक है, सर विलियम हर्कल। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की खोज किसने, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 से 3 इंटू 10 टू द पावर 11 तक, और वेवलेंथ रेंज होती है 10 टू द पावर -3 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। और खोज किसने करी, हेनरिच हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज।
इसके बाद हमारे पास आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 3 × 10⁹ होती है, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻1 मीटर होती है। ये हल्का हल्का आपको ध्यान होना चाहिए। और इसकी खोज भी किसने करी? हेनरिच हर्ट्ज ने। फर्स्ट जनरेटेड एंड डिटेक्टेड इन एक्सपीरियंस इन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और ये हल्की हल्की ध्यान में होनी चाहिए। और विजिबल लाइट का आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कितना है? 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 फ्रीक्वेंसी रेंज, हट जाएगा मतलब, ठीक है। ये हर्ट्ज में आ रखी है वैल्यूज, हर्ट्ज में। इसके बाद जो वेवलेंथ रेंज है किसकी? लाइट की, 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक, ठीक है, विजिबल लाइट। और डिस्कवरर कौन है? आइजैक न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने वेव चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, और अब इसमें थोड़े से टॉपिक और रह गए, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास।